ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, लेकिन आप पीछे देख सकते हैं कि कितने अमित शाह की पुलिस बैठी हुई है यहाँ पे। लेकिन दिल्ली पुलिस झूठी एफआईआर रात को 9:30 बजे दर्ज करती है। वो तब हमारे ऊपर 6 धाराएं लगाती है, 186, 188, 147, 149, 353, 332। उसमें 2 353 और 332 नॉन बेलेबल धाराएं हैं। इन दोनों धाराओं में ये बात वाजे करती है दिल्ली पुलिस कि इन्होंने पुलिस के साथ मारपीट करी। नीचे दरी बिछी हुई थी, उसमें इतनी मोटी मोटी चीटे जो काट रहे थे, हम सो नहीं सकते थे। हमने पूछा भी ये इसका हाल क्यों है? बोले साहब ये आपको पता है ये कौन सी बैरक है? ये वो बैरक है पार्लियामेंट स्ट्रीट की जिसमें अंग्रेजों ने शहीद आजम भगत सिंह को कैद रखा। वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें रिपीटर्स ग्रेडेड क्रिमिनल्स के बीच में डाल दिया, जबकि कोर्ट जज जेल का ये मैनुअल है और कोर्ट के ऑर्डर है कि किसी भी फ्रेशर कैदी को आप ग्रेडेड क्रिमिनल के बीच में नहीं डाल सकते, क्योंकि वहां अक्सर चाकूबाजी, ब्लेडबाजी और गोलीबाजी चलती रहती है जेलों के अंदर। हैरानी की बात यह है कि जो लोग हिंदुस्तान के आईन की धज्जियां उड़ा रहे हैं वो आराम से अपने बंगलों में ऐश से और इत्मीनान से सो रहे हैं, और वो लोग जो हिंदुस्तान के आईन की पासदारी करते हुए अपने संवैधानिक अधिकार को इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनको सख्त दफाओं में जेल के अंदर भेजा जा रहा है। ये कैसा युग आ गया? ये आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने मेरे भारत को ऐसा बना दिया? लेकिन ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने आम जनता को सच्चाई बताएं और सरकार को भी ये सच्चाई से रूबरू कराएं कि आपकी जो गलत नीतियां हैं, आपके जो गलत ऑर्डर्स हैं, उसकी वजह से जो ज्यादती बढ़ी, खास तौर से दिल्ली पुलिस का जो रवैया है, जो कानून की नहीं सुन रही है लेकिन अमित शाह की सुन रही है, जिसका एक अलग ट्रेंड है जो हमने आज तक अपनी 50 साल जिंदगी में नहीं देखा। ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, लेकिन आप पीछे देख सकते हैं कि कितने अमित शाह की पुलिस बैठी हुई है यहाँ पे। तो आखिर हम लोकतंत्र में जी रहे हैं या तानाशाही में जी रहे हैं? क्या फांसीबाद की शुरुआत हो गई? तो ये बहुत सारे जो मुबाए सवाल हैं वो आप और हम सब से पूछ रहे हैं कि आखिर मेरे मुल्क को क्या हुआ। अब आते हैं हम उन बातों पर जिसके लिए आपको हमने मदऊ किया है, इनवाइट किया है। सवाल ये कि एक ऐसा देशद्रोह एक्ट जिससे मुल्क की छवि पूरी दुनिया में दागदार हुई, भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट पूरी दुनिया के शोरूमों से बाहर फेंके गए, मॉल से बाहर फेंके गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुल्क को कितना नुकसान हुआ होगा। आप मुझे बताइए कि इससे बड़ा और क्या देशद्रोह एक्ट हो सकता है? ऐसे लोगों के खिलाफ सिर्फ जो सरकार में है पार्टी, उसने इतना तो किया कि अपनी सदस्यता से और उनकी पोस्ट से एक को सस्पेंड कर दिया और एक को एक्सपेल कर दिया। लेकिन ये देश किसी पार्टी के संविधान से नहीं चलता है, ये देश के संविधान से चलता है। आखिर देश के संविधान ने उनके खिलाफ क्या किया? वो देश का संविधान क्यों खामोश कर दिया भारतीय जनता पार्टी? हमारा मुतालबा ये था कि आखिर जो देश का संविधान जो जिन धाराओं का मुतालबा करता है या इनवाइट करता है, उसके खिलाफ इनकी कार्रवाई होगी। हमारा मुतालबा ये था कि आखिर ये जो 2 लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे, इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस कब एक्ट करेगी, और एक्ट भी यूएपीए में क्यों नहीं कर रहे? जब मामूली बात पर अपने लोकतांत्रिक अधिकार को अपनाते हुए लोग अगर प्रोटेस्ट करते हैं, उनके खिलाफ सब धाराएं लग जाती हैं। यानी हम दिल्ली पुलिस की तमाम बातें मानते हुए जो उन्होंने हमसे कहा, एसएचओ पार्लियामेंट स्ट्रीट ने हमें 8:54 पे मुझे व्हाट्सएप किया है कि आपकी परमिशन कैंसिल कर दी गई। उसके बाद भी हमने मैनेज कर लिया और एसीपी ने हमसे कहा कि आप यहाँ आ जाइए। वो तो अच्छी बात ये रही जिसको उर्दू में हुस्न इत्तफाक कहते हैं कि मेरा उतरने से लेके और डिटेन होने तक सारा जो घटनाक्रम है वो कैद है, और उस आंख में कैद है जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और वो लाइव चल रहा था नेशनल टीवी पे। उसके बाद देखिए हिम्मत, आप इसको कहते हैं फांसीबाद, इसको कहते हैं लोकतंत्र का गला घुटना। ये वाकया होता है 11:40-50 के बीच में, और हमें डिटेन कर लिया जाता है। हम सिर्फ बाइट देते बस में बैठ जाते हैं, कोई विरोध नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन दिल्ली पुलिस झूठी एफआईआर रात को 9:30 बजे दर्ज करती है।
वो तब हमारे ऊपर 6 धाराएं लगाती है, 186, 188, 147, 149, 353, 332। उसमें 2 353 और 332 नॉन बेलेबल धाराएं हैं। इन दोनों धाराओं में ये बात वाजे करती है दिल्ली पुलिस कि इन्होंने पुलिस के साथ मारपीट करी, इन्होंने 4 पुलिस वालों की वर्दियां फाड़ दी और इतनी चोटें आई कि उनको एमएलसी भी करा दी। दिल्ली पुलिस ने उसकी एमएलसी डॉक्टरी भी करा दी। 9:30 बजे एफआईआर करके उसके बाद एमएलसी होती है उनकी। 12 बजे वो उनके साथ हादसा हुआ, वो 9:30 बजे तक हमारा किसी का इंतजार कर रहे थे वो। और उसके बाद हमें हवालात की जो सख्तियों में डाला है या जो जेल में है वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं शुक्रिया आप लोगों का अदा करना चाहूंगा। इसमें से कई चैनल वो थे जो मुझे लाइव दिखा रहे थे और उन्हीं के बेसिस पे हमारी जमानत भी हुई। हमने ये बात कही कोर्ट से कि देखिए साहब, हमारा सारा घटनाक्रम लाइव है, टीवी में कैद है, ये पुलिस झूठ कैसे बोल सकती? लेकिन पुलिस की सख्ती कहिए या उसकी मजबूरी कहिए या उसके आका का दबाव कहिए कि वो झूठ बोलने में मजबूर हुए और हमें एक दिन हवालात में जो रखा, उसके बाद 3 दिन के लिए हमें जुडिशियल कस्टडी में जेल में भेज दिया गया। आप समझ सकते हैं 30 लोगों की जमानत कराने के लिए कितना अरेंजमेंट करना पड़ता है। 30 जमानती ढूंढने पड़ते हैं, 30 लोगों को के उनके कागजात ढूंढने पड़ते हैं, प्रिपरेशन होती है। हमें सुबह तक नहीं बताया गया कि इस धारा में आपको बंद है, वो तो कोर्ट में जाके हमें पता चला कि हम इस धारा में बंद है। उसके बाद जिस थाने में हमें रखा वो बैरक ऐसी कि उसमें उस टॉयलेट की 10 साल से सफाई नहीं हुई, नीचे दरी बिछी हुई थी, उसमें इतनी मोटी मोटी चींटे जो काट रहे थे, हम सो नहीं सकते थे। हमने पूछा भाई ये इसका हाल क्यों है? बोले साहब ये आपको पता है ये कौन सी बैरक है? ये वो बैरक है पार्लियामेंट स्ट्रीट की जिसमें अंग्रेजों ने शहीद आजम भगत सिंह को कैद रखा। हमने ये सुनते ही थोड़ा सुकून हमें मिला और हमने उसकी दीवारों को बोसा लिया कि ये वही क्रांतिकारी जगह है, भले से इन्होंने गंदा रखा हुआ है इसको, कि जिसने हिंदुस्तान में अंग्रेजों के जुल्म का खात्मा किया था, इसीलिए वो शहीद आजम कहलाए। और हमने बोसा लेके वो भूखे रहकर पूरी रात जाग कर ऐसी गुजारी, इन चींटियों को मारते मारते कभी इधर काटते कभी उधर काटते। उसके बाद हम सुबह जब कोर्ट में पेश हो गए और जब फिर हम पहुंचते हैं जेल में, मैं जेल के 2-3 बातें बता के अपनी बात खत्म करूंगा, फिर हम ओपन कर देंगे। उसमें हमें जाते ही सबसे पहले एक हवलदार के सामने हम पेश होते हैं। बिल्कुल एंट्री जब लेते हैं, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस का हमें लेके जाता है और जाते ही मुझसे कहता है ये कौन? हमने वहां पे हाथ रख दिया उसके टेबल पे, बोले हटाइए हटाइए, आप दूर खड़े हुई है। बोले अच्छा ये वही है? बोले साहब कौन है? बोले ये वही है जो ओवैसी के आदमी है और नूपुर के खिलाफ वो कर रहे थे। बोले तुम्हें देख रहा, तुम्हें सबको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। मैं हैरान, उसकी शक्ल देख रहा हूँ कि सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस का सामने खड़ा हुआ है और दिल्ली का हेड, जो दिल्ली जेल का जो हेड कांस्टेबल है वो मुझसे ये कह रहा है। मैंने उनको कहा भाई हम संविधान के रक्षा के लोग हैं, हम अपने संवैधानिक अधिकार के लिए वहां गए। उन्होंने कहा पता चलेगा आपको अंदर, और वाकई पता चला हमें। वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें रिपीटर्स, ड्रेडेड क्रिमिनल्स के बीच में डाल दिया, जबकि कोर्ट जज जेल का ये मैनुअल है और कोर्ट के ऑर्डर है कि किसी भी फ्रेशर कैदी को आप ड्रेडेड क्रिमिनल के बीच में नहीं डाल सकते, क्योंकि वहां अक्सर चाकूबाजी, ब्लेडबाजी और गोलीबाजी चलती रहती है जेल के अंदर, वहां उनकी गैंगवार चलती है, तो उसमें ना फंस जाए। सबसे अफसोस तब हुआ कि जब हम एक राजनीतिक कैदी थे, लेकिन हमें दुर्दांत अपराधी की तरह ट्रीट किया गया। और उसके बाद जो तकलीफों का दौर शुरू हुआ, तीसरी मंजिल थी, ऊपर छत तप रही थी, कोई हवा का बस 4 पंखे थे 26 लोगों में, जिस बैरक में मैं था। खाने का तो ऐसा था बस उन्होंने डाल दिया आप खा लीजिए। पानी बहुत थोड़ा थोड़ा सा आता था, दिन में 2 बार आता था, सुबह 1.5 घंटा सुबह छूटते थे, 1.5 घंटा शाम को छूटते थे। और उस पे भी सितम देखिए आप, हमारे पास एक जोड़ी कपड़े थे जो हम थर्सडे में अरेस्ट हुए, दूसरे दिन हम जो प्रोड्यूस हुए, रात तक हमें जेल जाने में लग गई। सैटरडे में उन्होंने कहा ठीक है हम आपकी मिलाई भी करवा देंगे और आपको हम 3 मिनट की कॉल भी करा देंगे। सैटरडे में हमसे कहा कि नहीं साहब हम आपको नहीं करा सकते। भी क्यों नहीं करा सकते? बोले हमें नहीं पता, ना मुझे सैटरडे को कॉल करने दी गई घर, ना संडे को कॉल करने दी गई और ना मेरे कोई मिलाई करने दी गई, ना मेरे पास कपड़े आए। उन्हीं एक जोड़ी कपड़े में मैंने 4-5 दिन गुजारे। उसके बाद फिर हमें जो सबसे लास्ट में जो जुल्म किया हम पे, हमें सुबह 6 बजे उठाकर और मंडे को जो उसमें लाए पटियाला हाउस कोर्ट में, तो हमें वहां के एक लॉकअप में बंद कर दिया। बाहर पब्लिक हमें इंतजार करती रही, वकील इंतजार करते रहे, कोर्ट इंतजार करती रही, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हमें बाहर नहीं निकाला। इसलिए उनको डर था, क्योंकि कोर्ट ने हमारी बेल ग्रांट कर दी थी, फिर भी हमें जो है कोर्ट में पेश नहीं किया। तो हमारा सवाल ये है
कि आखिर इस हमारे जो दुनिया में भारत के लोकतंत्र की साख थी, जिसको लोग स्वस्थ लोकतंत्र, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कहते थे, आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने मिलकर इसको आखिर किस चीज में तब्दील कर। दूसरा पॉइंट हमारा ये था, ये है कि आखिर क्या मुल्क का ऐसा अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसका मुस्तकबिल क्या हो। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी जिसके ऊपर ये सरकार चलाने की जिम्मेदारी है, वो आखिर ये दो अपराधियों को क्यों बचा रही। वो ऐसा क्या उनके साथ मजबूरी है कि जो उनके खिलाफ आवाज उठाने निकलता है उसके घर तोड़ दिए जाते हैं, उनके घर बुलडोज कर दिए जाते हैं, और उनकी चाहने वाली एक अभिनेत्री का छज्जा टूट जाता है मुंबई में, तो बड़े बड़े लोगों की जो है सांसें रुक जाती हैं एक छज्जे में। और हम जो आवाज उठाने वाले लोग हैं उनके पूरे पूरे पुश्तैनी घर तोड़ दिए जाते हैं। हमारा आप लोगों के थ्रू ये मुतालिबा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो हमारे बुजुर्गों की जो विरासत है, जो इस देश को सजाया है, जिस लोकतंत्र को उन्होंने स्वस्थ बनाया है, इसका जो गला घोट रही है, इसका गला घोटना बंद करे। ये जो दो लोग जिसको भारतीय जनता पार्टी ने उनका गुनाह तस्लीम करके उनको बाहर निकाला है, या कहे भारतीय जनता पार्टी के गुनाहगार नहीं है, और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। कानून आखिर मौजूद है। दिल्ली पुलिस अगर हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे भी अगर दिल्ली पुलिस यहां आ सकती है, तो आखिर उन्होंने तो इतना बड़ा जुर्म किया है कि देश के न सिर्फ मुसलमान बल्कि देश की कंपनियों तक को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। तो उनके खिलाफ कार्रवाई वो कब करेगी। इन्हीं अल्फाज के साथ आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब जो भी आपके सवाल होंगे हम उसके जवाब देने की कोशिश करें।